साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत में 1858 के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। आपको हमने पिछले सारे अधिनियम के जो वीडियो डाले हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि किन किन अधिनियमों में कैसे कैसे बदलाव किया गया। आज हम 1858 के अधिनियम की पृष्ठभूमि, उसमें बातें एवं उसके प्रभावों पर परिचर्चा करेंगे। साथ में मैं बताते चलूँगा कि परीक्षाओं में जो प्रश्न होता है इसे कैसे पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम देखिए कि आखिर ये 1858 का अधिनियम क्यों लाया गया। इसके पीछे की पृष्ठभूमि यही थी कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश जो थे वो 1853 के बाद से ही समझते थे कि कंपनी इस लायक नहीं रह गई है कि पूरे भारत में वो नियंत्रण स्थापित कर सके या शासन चला सके। अंग्रेजों का साफ साफ मानना था कि कंपनी व्यापार के लिए बनी है, न कि शासन करने के लिए। इधर कंपनी का शासन जो था उनके विभिन्न गवर्नर जनरल यानी कि डलहौजी जैसे जो महत्वाकांक्षी गवर्नर जनरल थे वैसे बहुत सारे आए। उन सबके अधीन कंपनी का जो शासन था बहुत बढ़ गया था, इतना बढ़ गया था कि कुछ कहना नहीं। आपको यह आभास होना चाहिए कि कंपनी उतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण कर रखी थी जो इंग्लैंड से लगभग, तत्कालीन इंग्लैंड जो था उससे लगभग 15 गुना लंबा चौड़ा था, यानी कि 15 गुना बड़ा था। एशिया को छोड़ के जितना बड़ा यूरोप होता है उतने बड़े क्षेत्र पे कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। ब्रिटिशर्स का मानना था कि नहीं, ये गलत है, कंपनी इतने बड़े क्षेत्रों पर शासन नहीं कर सकती। तो उन्होंने इसके लिए बात पर चर्चा कर रही थी। इसी बीच हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई। और जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेज़ों ने इस पर बैठ करके विचार किया और उन्हें लगा कि कंपनी जो है वो इस योग्य नहीं है कि वो भारत पे शासन कर सके। और साथ ही कंपनी की जो नीतियां थी उसी के आधार पे भारतीयों में असंतोष फैला और उन्होंने विद्रोह किया। हालांकि आपको बता दें कि कंपनी की नीतियाँ नहीं, यहाँ पे अंग्रेज़ों की दो प्रकार की नीतियाँ थी। जो सामाजिक, राजनीतिक या सामरिक बदलाव हो रहे थे वो कहीं न कहीं ब्रिटिश संसद के अनुमोदन या उसकी जानकारी में ही हो रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद कंपनी के द्वारा संसद को बाद में जानकारी दी जाती थी। जैसे यहाँ के जो छोटे छोटे राजवाड़े थे या राज्य थे उनको हड़प लेना, उन्हें उनके राज्य से बेदखल कर देना, ये सब जो कृत्य थे वो कहीं न कहीं कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे थे। और ब्रिटिश संसद को बाद में बता दिया जाता था कि भाई हमने इतना क्षेत्र कैसे कब्जा लिया। तो ये जो दो प्रकार की बातें थी, इससे क्या हुआ कि पूरे भारत में असंतोष फैला। आपने जैसे जानते होंगे कि विधवा विवाह अधिनियम, साथ ही इसी प्रकार के अन्य सारे जैसे शिशुवध वाली बातें और अन्य प्रकार की बातें जो भारत में लाई गई। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि 1813 के बाद से भारत में मिशनरीज़ के लिए जगह खोल दिया गया और अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे सामाजिक सुधार किए जिसे भारत के लोगों ने, हिंदू और मुसलमान दोनों ने, अपने धार्मिक क्षेत्र पे, अपने सामाजिक क्षेत्र पे सत्ता के द्वारा सीधा हमला समझा। इसके पहले सत्ता जो होती थी इस प्रकार की कोई बातों में ध्यान नहीं देते थे। तो इस प्रकार के सामाजिक जो प्रभाव पड़े ब्रिटिश शासन के या कंपनी के शासन के, उसका एक बुलबुला फूटा। और साथ ही कंपनी के द्वारा जो राजवाड़ों के मन में भय उत्पन्न कर दिया गया था, वो बुलबुला दोनों मिलाकर के एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसे हम 1857 की क्रांति कहते हैं। 1857 की क्रांति में दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर खूब हमले किए। हमलों की नृशंसता ऐसी थी कि दोनों में से दोनों समुदाय वर्तमान तक में भी ये नहीं कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज उस तरह के कृत्य को कर सकता है, क्या भारतीय क्या अंग्रेज। मैंने एक जगह पढ़ रखा था या आपने भी पढ़ा होगा, आपको एक सीधी समझ होनी चाहिए कि अवध प्रयागराज के इलाकों में ऐसा कोई गांव नहीं था, ऐसा कोई गांव के वृक्ष नहीं थे जिसपे अंग्रेज़ों ने भारतीयों को पकड़ के फांसी नहीं चढ़ा दी थी। समझ रहे हैं। इधर भारतीयों ने भी मौका मिलने के साथ अंग्रेज़ों पर ऐसे कोई क्या कह सकते हैं कृत्य नहीं किए जिसे एक सभ्य समाज द्वारा किया गया कृत्य कहा जा सकता है। क्या औरतें क्या बच्चे। लेकिन इस कृत्य में जो जवाबदेही थी वो अंग्रेजों की थी, भारतीयों की नहीं, क्योंकि भारतीय प्रत्युत्तर दे रहे थे, न कि इंग्लैंड में जाके हमला कर रहे थे। खैर ये पृष्ठभूमि थी।
इन सब के बाद जब ये 57 की क्रांति हो गई, कंपनी जो थी एक खोल मात्र बन के रह गई थी, तो संसद ने क्या किया कि इनका उन्मूलन कर दिया। मैंने पहले ही बताया था कि 1853 का अधिनियम था, उसमें उनको अनुमति जो थी वो अगले आदेश तक दी गई थी, 20 साल के लिए दी नहीं गई थी। तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन का उन्मूलन कर दिया गया। लेकिन एक सवाल बनता है कि क्या कंपनी का शासन जो उन्मूलन हुआ वो डायरेक्ट हुआ या धीरे धीरे हुआ? देखिए फ्रेंड्स, जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया तो कंपनी के शासन पे अंग्रेजी संसद का नियंत्रण दिया गया, और धीरे धीरे मतलब हर एक अधिनियम के द्वारा, हर एक एक्ट के द्वारा कंपनी के जो शासन था उसका गला धीरे धीरे दबाया गया। और अंतोगत्वा इस अधिनियम 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो खोल था, कंपनी के शासन का जो आवरण था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। अब अंग्रेजी शासन सीधा सीधा भारत में वैधता पा ली और भारत जो था पूरी तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में, अंग्रेजी संसद और अंग्रेजी महारानी के नियंत्रण में चला गया। परीक्षाओं में जब पूछे कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत पूरी तरह से क्राउन के अधीन गया, तो 1858 के अधिनियम, हालांकि था तो पहले से भी, लेकिन ये कागजी तौर पर, लिखित तौर पर पहली बार जो था भारत शासन अधिनियम जो 1858 था, इसी के द्वारा हम भारतीय सीधे सीधे ब्रिटिश प्रजा के रूप में आ गए, या सीधे कह सकते हैं कि हम भारतीय ब्रिटिश प्रजा कहलाए, जो कि 1947 तक फिर यही स्थिति थी। इसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें थी, हम एक एक बातों को देख लेते हैं। सबसे पहले इसका नाम को देख लीजिए, नाम कितना अच्छा है। इसे नाम दिया गया भारत शासन के अधिक अच्छा बनाने का अधिनियम। इतना लंबा इसका चैप्टर था, द एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे नाम दिया गया। यह 1858 का जो अधिनियम था उसका इतना बड़ा नाम था। हालांकि इसे प्रायः क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन प्रोक्लेमेशन एक्ट भी इसे एक नाम दिया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत एवं ब्रिटिश क्राउन के आधिपत्य को स्वीकार करने वाले सभी रियासतों पर लागू किया गया। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अधिनियम है किस पर लागू हुआ? तो ब्रिटिश भारत, यानी कि कंपनी के अधीन जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे उन पर, और साथ ही उन सभी राजाओं महाराजाओं पर जो अंग्रेजी आधिपत्य को स्वीकार करते थे। उस समय 560 से ऊपर क्षेत्रीय राजाएं थे। तो ये जो क्यों लाया गया, इसमें जो प्रावधान रखा गया कि हम उन सभी राजाओं को संरक्षण प्रदान करेंगे जो ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से डलहौजी के द्वारा जो राज्यों के, छोटे छोटे राज्यों के मन में जो भय पैदा किए गए थे हड़प नीति के द्वारा, उसका उन्मूलन कर दिया गया। अब राज्य को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो था सो था, हो गया सो हो गया, अब आप सुरक्षित हैं तब तक जब तक आप मेरा आधिपत्य स्वीकार करते हैं। यानी कि जब तक आप अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप अपने राज्य में कुछ भी कीजिए, हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके द्वारा अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात यह की कि अब जो राजे थे वो अंग्रेजों के पक्के समर्थक बन गए, और 1857 की क्रांति न हो इसके लिए ही ये प्रावधान को रखा गया था, ताकि राजे कम से कम अलग रहे। और ये बहुत बड़ी बात थी, राजे हमेशा, लगभग हमेशा अंग्रेजों के समर्थन में ही रहे। अब देखिए, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब किया गया? ब्रिटिश संसद के द्वारा। प्रधानमंत्री डर्बी था, ऐसे तो लाया था इसको पॉन्स्टन, लेकिन उसकी मंत्रिमंडल टूट गई, खत्म हो गई। तो डर्बी जो थे उन्होंने इसको पास करवाया, और साथ ही उसके साथ डिजरेली भी थे। और महारानी जो हैं इस पर 2 अगस्त 1858 को हस्ताक्षर किया। यानी कि महारानी के द्वारा 2 अगस्त 1858 को स्वीकृत किया गया। परीक्षाओं में जब आपसे रखे कि भाई किसके द्वारा पारित किया गया, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा, और 2 अगस्त 1858 को महारानी ने इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी। और 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। बोलिए कि भाई जब 2 अगस्त को पारित हुआ तो 1 नवंबर को क्या? 1 नवंबर को लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के पहले वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा इसी 1858 के जो अधिनियम था इसमें प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल को पद को हटा करके वायसराय का पद दिया गया। हालांकि उसके बाह्य आवरण में कोई फर्क नहीं हुआ, अंतः आवरण में भी कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन नाम बदल दिया गया। अब वो जो थे, मतलब वायसराय जो थे, वो क्राउन के सीधे प्रतिनिधि थे, यानी कि उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ गई। ठीक है,
तो इलाहाबाद दरबार लगा, अपने इतिहास में पढ़ेंगे इलाहाबाद दरबार जो था वो 1 नवंबर 1858 को लगा और इलाहाबाद में तत्कालीन जितने भी भारत के रियासत थे उन सब के राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया और उन्हें ये जो पूरा अधिनियम था या उस अधिनियम की जो प्रमुख बातें थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ करके सुनाई गई कि हम आपको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। और इस सुविधाओं के बाद खूब जलसा हुआ, खूब तोप चले, खूब क्या कहते हैं जो अंग्रेजी राज का तड़क भड़क था उसको दिखलाया गया और 1 नवंबर 1858 से यह पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। इसलिए हमने लिख रखा 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद दरबार में हुआ और लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के आदेश को पढ़ करके सुनाया। इसके द्वारा क्या किया गया, जो प्रमुख बातें थे, पहला, कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत पर ब्रिटिश रानी के नाम पर शासन लागू हुआ, यानी कि ब्रिटिश जो महारानी थी उनके प्रत्यक्ष शासन में भारत में शासन प्रारंभ हुआ और उनके नाम के आगे, नाम के पीछे या भारत के नाम के आगे, नाम के पीछे ये लगाया गया कि ये ब्रिटिश महारानी का एक क्या कह सकते हैं मुकुट में एक हीरा है। अब देखिए ब्रिटिश महारानी के नाम पर शासन हुआ तो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध शासन लाया गया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको खत्म कर दिया गया और 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और भारत सचिव उसका अध्यक्ष होता था। ठीक है, भारत सचिव, इसका नाम रखा गया भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इसका नाम दिया गया और यही जो थे भारत पे नियंत्रण रखने के लिए या अंग्रेजी संसद के द्वारा भारत पर चलाने के लिए नियुक्त किए गए ये प्रथम अधिकारी थे और इन्हीं के द्वारा पूरा शासन प्रशासन देखा जाता था। और इनके मदद के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और उस परिषद में 8 सदस्य जो थे वो क्राउन के द्वारा, देखिए सीधा क्राउन का बहुमत हो गया, 8 सदस्य क्राउन के द्वारा और 7 सदस्य उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लगाए जाते थे जो बोर्ड में थे। और साथ ही ये जो 7 सदस्य होते थे वो चुनाव के द्वारा होते थे। इसके अलावा प्रावधान रखे गए कि इस परिषद में वही लोग आएंगे जो कम से कम भारत में 10 साल सिविल सेवा यानी कि असैन्य सेवा के रूप में योगदान दे चुके हैं। तो इस प्रकार से भारत सचिव का जो पद था वो रखा गया और लॉर्ड स्टैनली जो थे वो प्रथम इसके सचिव बने। कौन बने? प्रथम सचिव कौन बने? लॉर्ड स्टैनली। तो इस प्रकार से भारत पर शासन के लिए ऊपरी आवरण में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया गया। एक चीज ध्यान रखेंगे कि परीक्षाओं में बहुत जो खास करके पीसीएस के परीक्षा होते हैं उसमें पूछा जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के ऊपरी शासन के जो आवरण था उसमें परिवर्तन किया गया। तो ये 1858 की, इसको मैं समझा देता हूँ। ऊपरी आवरण का मतलब सिर्फ और सिर्फ बाह्य आवरण में परिवर्तन किया गया। नीचे के शासन यानी कि गवर्नर जनरल और वायसराय जो थे उनके नीचे के प्रशासन में कोई बदलाव नहीं किया गया। बदलाव कहाँ हुआ? पहले क्या था कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यही लोग शासन करते थे। ये लोग ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जो कृत्य करते थे संसद को बता देते थे। अब मामला उलट गया। अब मामला संसद द्वारा निर्धारित होती थी। राज्य सचिव जो होते थे उसे वायसराय को प्रेषित करते थे और वायसराय उस कार्य को करता था। इसको ऐसे समझिए, संसद हमारी जो पूरे भारत की थी वो विधि निर्माता की अंतिम स्थली बन गई। वहाँ से वो सारे मामले राज्य सचिव के पास आते थे और राज्य सचिव वायसराय को भेजते थे और वायसराय भारत में लागू करते थे। यानी कि पूरे भारत का जो शासन था 3 क्षेत्रों में बट गया, वायसराय, राज्य सचिव और संसद। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा ऊपरी जो आवरण था, शासन का आवरण था, वो पूरी तरह से पहले से परिवर्तित हो गया। इसलिए इसको कहा जाता है कि इस अधिनियम के द्वारा बाह्य आवरण को बदल दिया गया। अंतः आवरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतः आवरण में पड़ा प्रभाव बाद में फिर 1861 के अधिनियम में। लेकिन खैर बाद का मामला है, अभी देखते हैं 1858 के अधिनियम को। तो 1858 का अधिनियम 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश महारानी द्वारा स्वीकृत हुई। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो तत्कालीन वायसराय बने, और याद रखिएगा वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, उन्हीं के द्वारा इलाहाबाद दरबार में ये घोषणा की गई और महारानी का जो आदेश था वो पढ़ करके सुनाया गया। और उसी में बहुत सारे प्रावधान रखे। एक एक कर उन सारे प्रावधानों को देख लेते हैं।
अन्य और प्रमुख बातों को देख लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव के आज्ञा मानने को बाध्य किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो सपरिषद भारत सचिव थे वो पूरे शासन प्रशासन के लिए जिम्मेवार थे और भारत के जो वायसराय थे उन्हीं के दिशा निर्देशों के अधीन कार्य करते थे। यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि भारत के जो वायसराय थे और अन्य क्षेत्रों में जो गवर्नर नियुक्त होते थे वो क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे। किनके द्वारा? क्राउन द्वारा नियुक्त होते थे और उनकी जवाबदेही भी क्राउन के प्रति थी। यही उनमें पद प्रतिष्ठा का जो बदलाव था ये बहुत बड़े बदलाव थे। हालांकि प्रत्यक्ष नियंत्रण सीधा सीधा ब्रिटिश संसद का था और ब्रिटिश संसद के अनुमोदन पे या ब्रिटिश संसद के आग्रह पे क्राउन जो थे वो इन अधिकारियों को सीधा सीधा हटा भी सकते थे, वापस बुला सकते थे। भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय यानी कि कॉरपोरेट बॉडी घोषित हुआ। अब ये बहुत बड़ी चीज़ थी। बहुत बड़ी चीज़ इसलिए थी कि जो भारत का राज्य सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, जो भारत के सचिव बने थे भारत के राज्यों के लिए अंग्रेजी संसद के द्वारा या अंग्रेजी क्या कह सकते हैं व्यवस्था के द्वारा, और वो जो सचिव होते थे वो भारत के सेवा और संसद के बीच के कड़ी होते थे। और उस सचिव से जो राज्य सचिव या भारत सचिव जो जिन्हें कहा जाता था, दोनों में से कोई भी नाम उन्हें कहा जाता था, इनको संसद अपने पास बुला सकती थी। हालांकि वो संसद के ही सदस्य होते थे, प्राय मंत्री वगैरह होते थे या किन्हीं को भी वो नियुक्त कर सकते थे। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि ये संसद के प्रति इनकी जवाबदेही होती थी और संसद इनसे कुछ भी सवाल बुलाकर पूछ सकती थी और साथ ही ये संसदीय बातों को मानने के लिए बाध्य भी थी। और इन्हें एक कॉरपोरेट बॉडी बना दिया गया। कॉरपोरेट बॉडी बनाने का मतलब हुआ कि इन पर कोई भी वाद लाया जा सकता था, भारत में भी इंग्लैंड में भी। यानी कि इनकी सीधी सीधी बात है कि इनकी पूरी जवाबदेही तय की गई। हालांकि ये जवाबदेही इतनी बड़ी थी, इतनी दूर थी कि वो भारतीयों के पहुंच से बाहर ही थी, लेकिन खैर रखा गया, प्रावधान रखा गया। अनुबद्ध सिविल सेवा यानी कि कन्वेंटेड सिविल सर्विस में नियुक्तियों के लिए खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने गई। यानी कि भारतीय सिविल सेवा जो ICS जिसे शाही सिविल सेवा कहा जाता है, उसके लिए घोषणा किया गया कि अब एक खुला प्रतियोगिता पर होगी और उसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पे, लिंग नहीं धर्म, जाति, इन सब के आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, क्षेत्र, इन सब के आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जानते हैं यही शाही सिविल सेवा को ही लोहे का फ्रेम कहा जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत चिढ़ते थे इससे। उन्हें लगता था कि पूरे अंग्रेजी शासन की जो जिम्मेदारी है इन्हीं बाबुओं ने धर रखी है। हालांकि सरदार पटेल जो थे वो इन बाबुओं की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। उन्हें लगता था कि नहीं, किसी शासन को चलाने के लिए इन्हीं बाबुओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और उन्हीं के अनुशंसा पे, उन्हीं के कारण किसी भी बाबुओं को आज़ादी के बाद बाहर नहीं निकाला गया और उस पूरी सेवा को जस का तस रहने दिया गया। समस्त शासन संरक्षण ताज सपरिषद राज्य सचिव तथा भारतीय अधिकारियों में बंट गया। मैंने पहले ही बोला था कि शासन को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया, ताज, सपरिषद सचिव और भारत के अधिकारी। इन क्षेत्रों में बंट गया और इन सब पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश संसद का था। ध्यान रखिए। अब कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन का हो गया, यानी कि कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन का हो गया। तो ये जो मुख्य बातें थी ये मैंने आपको बता दी। हालांकि प्रारंभ में जो बताई वो ज़्यादा मुख्य बातें थी। ये भी बातें हैं परीक्षाओं में प्रायः कोटेड करके पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा कि परीक्षाओं में सीधा प्रश्न भी पूछ सकते हैं और 2-3 बातें लिख के भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया और फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे इस अधिनियम के द्वारा 1858 के अधिनियम के द्वारा सिर्फ और सिर्फ बाह्य आवरण यानी कि ऊपर के शासन में बदलाव किया गया। अब देखिए, एक इलाहाबाद दरबार लगा था, प्रयागराज, वर्तमान में जो प्रयागराज है उसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था। तो इलाहाबाद का जो दरबार लगा था लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को लगाया था और उसी दरबार में उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। और हालांकि वो घोषणाएं क्या थी मैंने पहले ही इस प्रकार के कंडिकाओं में बता दिया, लेकिन फिर भी एक डिटेल में आपको बता देता हूँ कि वहाँ घोषणा कब हुई? 1 नवंबर 1858 को। क्या क्या घोषणा हुई? पहला घोषणा, कंपनी का शासन खत्म, अब आप ब्रिटिश ताज के अंदर में हैं और ब्रिटिश ताज का शासन होगा। यानी कि भारत से कंपनी का शासन खत्म हो गया। कंपनी के शासन के प्रति जो लोगों की कटुता थी
उसको खत्म करने के लिए घोषणा किया गया कि कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब भारत में ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से है। अब भारत जो है, सीधा सीधा बातों में कहा जाए तो भारत ब्रिटिश का एक उपनिवेश है। यह देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान रखेगा कि कंपनी का बार बार नाम उन्होंने भी लिया, इसलिए लिया कि कंपनी के विरुद्ध लोगों में बहुत ही ज़्यादा कटुता थी। आज भी लोग देखिएगा व्यंग रूप में बोलते हैं, कह रही तो कंपनी का शासन ला रहे हैं। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज हड़प नीति जो डलहौजी ने शुरू किया था उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जितने भी राजे रजवाड़े हैं वो अपने क्षेत्रों में किसी भी कृत्य के लिए उन्मुक्त हैं तब तक जब तक वो ब्रिटिश शासन को मान रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा उन्मुक्ति नहीं थी, लेकिन उनके प्राइवेट शासन में वो ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते थे। जैसे वो कैसे रह रहे हैं, वो अपने दत्तक पुत्रों को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, उसमें ब्रिटिशर्स ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते थे। हालांकि रेजिडेंट रखते थे और उनके जो अंदरूनी नीतियाँ थी उस पर भी बहुत प्रभाव डालते थे, लेकिन घोषणा यही की गई कि हम कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तीसरा, कंपनी की सेना अब ब्रिटिश सेना हो गई, यानी कि कंपनी में जितने भी सेना थे, सिविल अधिकारी थे, सैनिक थे और भी जो कर्मचारी थे, उन सबको कहा गया कि अब आप ब्रिटिश राजा के अधीन हैं। अब आप ब्रिटिश जो है क्या कह सकते हैं सत्ता है उसके कर्मचारी हैं अब आप। इसमें घोषणा में बोला गया धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने इसमें घोषणा किया कि हम आपके धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपको जो धर्म मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। जैसे अपने धर्म के अंदर में आप व्यवहार कर सकते हैं कीजिए, लेकिन व्यवहार में ये भी था कि जब कोई मांग होती थी सुधार की तो उस पर सुधार भी किया जाता था। आप भारत के जब धार्मिक सामाजिक सुधारों को देखेंगे तो समझेंगे कि इन्हीं सबों के बाद, यानी कि 1858 के बाद ही, 60-61 के बाद ही भारत में व्यापक सामाजिक परिवर्तन हुए और जो भारतीय थे, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी ने अपने अंदर के सुधार को लागू किया और सुधार के लिए प्रयासरत हुए। हालांकि वो सुधार दो रूपों में था, एक पुनरुत्थानवादी था, हम पहले की तरह ही आगे आएंगे, और एक पूरी तरह से नव चेतना को ग्रहण करते हुए उत्थान था। लेकिन खैर वो अलग मामला है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको संक्षेप में बता दिया। अच्छा, पांचवी बात है कि ब्रिटिश सेवा में नियुक्ति बगैर किसी भेदभाव के होगी। हमने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि ब्रिटिशर्स ने घोषणा की थी कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने नियुक्तियों में उसके जन्म से, उसके धर्म से, उसके क्षेत्र से भेदभाव नहीं करेंगे। ये चीज़ उन्होंने घोषणा की थी और इसमें फिर से उन्होंने इस चीज़ को दोहराया और इसके बाद से बहुत सारे लोग जो थे वो सिविल सेवा में आने लगे, भारत की ओर से भी लोग जाने लगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे नियम बना रखे थे कि ताकि भारतीय कम से कम आए। घोषणा तो हो गई है लेकिन आए कम से कम। तो ये था 1858 का भारत का बेहतर बनाने का शासन अधिनियम। याद रखिए, इसका नाम ही था भारत के शासन को बेहतर बनाने का अधिनियम। इसमें प्रमुख बातें थी, इसमें जो कुछ बातें बार बार पूछी जाती हैं, जैसे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड अस्टेनली जो थे वो प्रथम भारत राज्य सचिव थे। इतना ध्यान रखिए, ये चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। साथ ही ये इलाहाबाद दरबार से आपको पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद दरबार कब लगा था और कब इसके द्वारा क्या घोषणा हुई थी। तो इन्हीं घोषणाओं को ध्यान रखें। यही था आज का अधिनियम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।